ओके सो सी, अब हम लोग आज के लेक्चर में जो देखने जा रहे हैं वो है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, और उसमें जो चीज मेन फोकस रहेगा वो होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल ही हम इमेजिन कर सकते हैं जो सबसे छोटा होगा, है ना। साइज ऑफ एटम उससे भी छोटा होगा, लेकिन उसी रेंज की बात कर रहे हैं। बहुत छोटा अगर होगा, बहुत एटम के साइज की बात होगी, तो जितना अच्छा टेक्नोलॉजी हमारा होगा उतना बढ़िया हम लोग एस्टिमेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, उनके लिमिटेशंस क्या क्या है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में, हम लोग देख चुके हैं स्क्रू गेज के बारे में, हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा और क्या देखा था, एक स्फेरोमीटर होता है, वो भी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस की बात करें, मतलब आपको याद होगा मीटर स्केल का सबसे छोटा क्या था, मीटर स्केल का सबसे छोटा था 0.1 mm। पर यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आई थिंक इट वाज 1 mm, एंड वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm और स्क्रू गेज का 0.001 mm। ठीक है, ये था। तो इससे भी छोटा अगर हमको मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे। जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साइज की पहले बात करें, तो वो साइज है कितना, 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर। यहाँ पे जो हम लोग बात करें वो 10⁻⁴ मीटर, इससे छोटा नहीं मेजर कर सकता वर्नियर कैलिपर। ठीक है, स्क्रू गेज की बात करें 10⁻⁵ मीटर, इससे छोटा नहीं मेजर कर पाएगा स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज को आपका शेप आपने देखा है, स्क्रू गेज की मदद से क्या हम लोग एटम या मॉलिक्यूल का साइज मेजर कर पाएंगे? नहीं। स्क्रू गेज में जब आपको फिजिकली ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप वहां पे ले जाएंगे, उसको वहां पे रखेंगे और तब आप वहां पे मेजर करने की कोशिश करेंगे, बट वो चीज मॉलिक्यूल के केस में तो पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब है एस्टिमेशन ऑफ साइज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट क्या, सीधा सीधा इम्पॉसिबल यूजिंग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, स्पेशली द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। ये हटा दिया, ये तो खत्म हो गई बात। अब क्या बच जाता है, क्या चीज कर सकते हैं हम लोग। एक सोच सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। आपने अपने स्कूल के लैब में देखा होगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अगर आपने वो सेल वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 9th में, जिसमें हम अनियन पील्स को निकालते हैं और सेल को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जो माइक्रोस्कोप यूज होता है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही होता है ना। वो क्या होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है। और उसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आई है, आई बना हुआ है, और ये लाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है। तो बेसिकली उसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट को सेंड करते हैं और लाइट की मदद से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और वो इमेज हम देखते हैं तो उससे साइज का एस्टिमेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इससे हम कितना छोटे साइज का एस्टिमेशन कर सकते हैं, कितना छोटा तक देख सकते हैं। तो कोई भी चीज का साइज जो है हम देख सकते हैं, उसमें जो लाइट यूज किया जा रहा है, उस लाइट का जो वेवलेंथ है, उस लाइट का लैम्डा से वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं, उस लाइट का जो लैम्डा है उससे कॉम्पेरेबल साइज का ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। उससे छोटा साइज का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको आप लिखते जाइएगा, सब आपके सामने है ही, और मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाता जाऊंगा। तो जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उस लाइट से छोटे, उस लाइट के वेवलेंथ से छोटे साइज को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, उसके कॉम्पेरेबल साइज तक जा सकते हैं। अब हम लोग लाइट के वेवलेंथ की बात करें, तो जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे दिया हुआ 10⁻⁻10 मीटर, यानी 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसका साइज क्या आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्या जो हमारा मॉलिक्यूल का साइज है 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर, इस छोटे से रेंज से ये छोटा है या बड़ा, तो ऑब्वियसली लैम्डा इज ग्रेटर देन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, है कि नहीं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल और छोटा है, 10⁻⁻8 जा रहा है, 10⁻10 जा रहा है। तो इसका मतलब है, इस सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होगा वो इसको मेजर नहीं कर पाएगा, ऐसे स्मॉल साइजेस के ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी कोई मदद
नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये रिजॉल्व नहीं कर पाएगा विथ साइजेस विच आर स्मॉलर देन इट्स लैम्डा। रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है वो क्लास 12th के ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट इस लाइट के वेवलेंथ से छोटा होगा उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। अच्छा, तो क्या कोई दूसरा लाइट यूज कर सकते हैं विजिबल लाइट के अलावा? आपने सुना होगा एक्सरे, कैन वी यूज दैट? एक्सरे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरे का जो लैम्डा होता है वो और छोटा होता है, लैम्डा स्मॉलर देन लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। विजिबल लाइट के लैम्डा से छोटा है किसका? एक्सरे का लैम्डा। तो क्या एक्सरे यूज हो सकता है? एक्सरे यूज कर सकते हैं और छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब इससे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, लेकिन एक्सरे के यूज से आप मॉलिक्यूल्स फिर भी नहीं देख पाइएगा। मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में अगर विजुअल लाइट यूज करें तो इतना छोटा देख सकते हैं, एक्सरे यूज करें तो और थोड़ा छोटा देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मॉलिक्यूल के साइज तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? तो उससे भी बढ़िया चीज बाद में निकला, वो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव करता है। अभी क्लास 12th में तो हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th में भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, बस इतना अभी जान लीजिए, अभी उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको यहाँ जो फिगर दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होगा वो भी आपको एक छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कर सकता है। बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उसके शेप्स साइजेस अवेलेबल हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से ही अवेलेबल। लेकिन इससे जो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उसमें लाइट नहीं रहता है। जैसे आप एक्सरे देखते हैं, एक्सरे में आपको कलर्स दिखता है क्या? नहीं दिखता है। क्यों? वो विजिबल लाइट रहे ही नहीं। ठीक है, जो विजिबल लाइट है वहीं पे ना कलर है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी जो इमेज आता है ना वो एक्सरे टाइप का आता है, एकदम ग्रेइश कलर में आता है। वो आपको दिखेगा कि हाँ ये शेप है, ऐसा दिखता है, लेकिन वो किस कलर का है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अच्छा इसके अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और चीज खोजा गया है ना, अब हम लिमिटेशन ऑफ जो माइक्रोस्कोप है उस पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिमिटेशन को देख लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट वी कैन यूज इलेक्ट्रॉन बीम। विजिबल लाइट की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन बी फोकस्ड बाय प्रॉपर्ली डिजाइन्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन बीम को हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से फोकस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है। तो अगर हम प्रॉपरली डिजाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर नाउ बस इतना ही जानना काफी है। अब इसका भी रिजोल्यूशन यानी इसके भी देखने का एक लिमिटेशन है। इससे भी हम लोग जो देख सकते हैं वो लिमिटेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव। और यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब अभी आपको आश्चर्य हो सकता है इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वो वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव। तो इसीलिए उससे हम लोग जो रिजोल्यूशन ला सकते हैं वो है 0.6 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, अब 0.6 एंगस्ट्रॉम को अगर देखें तो ये 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। क्या ये उस रेंज में है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रेंज में? हाँ बिल्कुल है। सो दे आर ऑलमोस्ट देयर टू रिजॉल्व एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब हम एटम्स मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं। इसके मदद से ऑलमोस्ट वो उसके रेंज में आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज है 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10 के रेंज में है, या 10⁻⁻10 टू -8 कहिए, लोअर टू हायर जाइएगा तो इस रेंज में आ रहा है मॉलिक्यूल का साइज। तो इस रेंज में इसका रिजोल्यूशन भी आ रहा है, मतलब ये देख सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो काफी हमको हेल्प कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है ना, बहुत रिसेंट का डिस्कवरी। लेकिन उससे पहले कुछ तो एस्टिमेशन का मेथड सोचा गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, तो उसमें आपको प्रोसीजर कुछ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। आपके पास सामने होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको बता दिया जाए कि देखो भाई इसको ऐसे यूज करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं, और बस हम लोग इसको देख पाते हैं। ठीक है, वहां से देख सकते हैं, एकदम देख सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम लोग को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा एक और चीज डिस्कवर किया गया। आप यहाँ पर देखिए, एक और चीज आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ये जो चीज है, इसको हम लोग कहते हैं टनलिंग माइक्रोस्कोपी, है ना। और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ऑब्वियसली, ये दोनों बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो दे आर अवेलेबल ओनली विथ वेरी हाई रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास ही है ना। स्कूल्स में नहीं होगा, स्कूल्स में केवल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगा। तो इसका भी कुछ लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, है ना। वो ये है कि हम लोग सारे एटम्स को नहीं देख सकते, मतलब सारे चीज को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता यहाँ पर। इसीलिए फिर टनलिंग माइक्रोस्कोपी ये एक नया डिस्कवर किया गया है, जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है इवन बेटर देन एन एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम से भी बेटर रिजोल्यूशन है, मतलब इवन बेटर देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका रिजोल्यूशन है। सो इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तो बात हो गई कि क्या प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम लोग साइज ऑफ मॉलिक्यूल को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि 10⁻⁻10 है एटम्स का साइज का रेंज, न्यूक्लियस का साइज का रेंज 10⁻15 है ना। तो ये चीज जो है कहां से एस्टिमेट हो रहा है, इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन इवन बिफोर जब ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था, उस समय भी हम लोग कुछ तो कर ही रहे थे। तो उस समय जो हम लोग कर रहे थे वो ये है, देखिए उस समय का जो काम कर रहे थे वो क्या था, एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओएलिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग कर रहे थे। ऑयलिक एसिड क्या है, ऑयलिक एसिड इज C17H33COOH। ये जो मॉलिक्यूल है इसके साइज को हम लोग एस्टिमेट करते थे इवन बिफोर हैविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोपी। इन दोनों से पहले कैसे करते थे वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑयलिक एसिड है क्या, वो तो आप लोग समझ ही गए। इट इज अ सोपी लिक्विड, एक सोपी लिक्विड होता है ये, है ना। और इसका जो मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर है। तो क्या इसको आराम से देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से? बिल्कुल देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या प्रोसेस अपनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग ऑयलिक एसिड के साइज को मेजर करने के लिए एक मोनोमोलिकुलर लेयर बनाते हैं। ठीक है, मोनोमोलिकुलर लेयर बनाते हैं, और उसका वॉल्यूम हमको पहले से पता रहता है, उसका एरिया पता रहता है, उससे हम थिकनेस मेजर करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे एक एक स्टेप होता है वो हम लोग देखते चले जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड ले लिए, प्योर ऑयलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिए ऑयलिक एसिड का, और उसको 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिलाकर उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, अब इसको और थोड़ा डिसॉल्व करना है, और इसको अगर हम लोग डाइल्यूट करना चाह रहे हैं तो इसमें से फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो डाइल्यूटेड है उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए कि इस ऑयलिक एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो 1/20, सॉरी ये ज्यादा तेज बन रहा है ना, अपना शेप्स खुद ही पता कर ले रहा है कि कौन क्या लिखना चाह रहे हैं हम। तो ये है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना है ऑयलिक एसिड, 1 सेंटीमीटर क्यूब। आउट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हाउ मच इज ऑयलिक एसिड, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये तो हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन कितना। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का लेकर हम लोग एक और काम करते हैं, बहुत ही शानदार काम। क्या करते हैं, इसको लेकर फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब का एल्कोहल लेकर उसमें फिर से डिसॉल्व कर देते हैं। तो इसमें हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका लिया, ये डाइल्यूटेड वाले का, और इसको फिर से प्लस 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल ले लिया, और फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना लिया। अब क्या रह गया कॉन्सेंट्रेशन, पहले से ही डाइल्यूटेड है 1/20, और 1/20 डाइल्यूट हो गए, तो नाउ कॉन्सेंट्रेशन इज, नाउ द कॉन्सेंट्रेशन इज 1/400 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया नया वॉल्यूम ऑयलिक एसिड का। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा
we dissolve 1 centimeter cube of oilic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. Then we take 1 centimeter cube of this solution and dilute it to 20 centimeter cube of alcohol. Using alcohol फिर से dilute कर लिया. So the concentration of the new solution becomes 1/20 into 20 means 1/400 of oilic acid per centimeter cube. तो इतना oilic acid है per centimeter cube of the solution. ठीक है, इतना क्लियर है सबको. अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर. अब हम एक लार्ज ट्रफ ले लेंगे, है ना, कोई एक लार्ज बाथ, एक वेसल टाइप का ले लेंगे, उसमें पानी रख देंगे और पानी के ऊपर से लाइकोपोडियम पाउडर एक चीज होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे. ठीक, और स्प्रिंकल करने के बाद हम लोग उसमें एक ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन पुट कर देते हैं. ये जो नया सॉल्यूशन इस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन आया ना, उसको हम लोगों ने एक ड्रॉप उसमें किसके ऊपर, लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर रख दिया. जैसे ही लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर रखा, ऑयलिक एसिड क्या करता है कि थिन, लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस बना देता है. वाटर के सरफेस पे ऑयलिक एसिड क्या करता है, एक सर्कुलर शेप का वो पूरा फिल्म बना लेता है. ठीक है, और वो सर्कुलर शेप का डायमीटर बहुत तेजी से हम लोग मेजर कर लेते हैं, क्योंकि पूरा बड़ा सा सर्कल बन जाता है. उस बड़े से सर्कल का डायमीटर मिल गया तो उस सर्कल का एरिया भी मिल जाता है. अब देखिएगा कैसा बनता है, उसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा है और एक वीडियो भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा. पहले हम लोग इसको देख लें. यहाँ पर ये आपको लार्ज बात है, रेक्टेंगुलर जो शेप दिख रहा है वो लार्ज बात है, और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ग्रीन डॉट्स, वो लाइकोपोडियम पाउडर है. और जैसे हमने एक बूंद इसमें से रखा है, तो उस एक बूंद की वजह से ये सर्कुलर, उतने दूर से लाइकोपोडियम पाउडर पूरा हट जाएगा और वहां पे केवल क्या रहेगा, ऑयलिक एसिड होगा. ठीक है, तो इसका डायमीटर हम मेजर कर लेंगे, और जैसे ही डायमीटर मेजर करेंगे क्या, उसका एरिया निकल जाएगा. ठीक है, तो एरिया भी मिल गया एंड वी गेट द एरिया, उसका सर्कल का एरिया मिल गया. अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे थिकनेस निकालने की कोशिश करते हैं. कैसे थिकनेस निकलता है, बहुत शानदार चीज है. देखिए यहाँ पे फिर से मैं बना के रखा हूं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड व्यू देखा जाए तो वो जो सर्कल बनेगा, कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा. ठीक है, और यहाँ पे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं. तो अगर हमको इसका एरिया मालूम और कितना वॉल्यूम हमने रखा है, वो सॉरी इसका कितना वॉल्यूम है वो मालूम है, तो आपको मालूम है कि ये थिकनेस इनटू एरिया करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा. बस इसी से हम थिकनेस निकाल लेते हैं. थिकनेस इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम बाई एरिया, हो जाएगा कि नहीं. और वंस वी नो कि हाँ थिकनेस जो होगा वो वॉल्यूम बाई एरिया हो गया, काम आ गया, थिकनेस निकल गया. थिकनेस जब निकला तो वो थिकनेस क्या बताएगा, ये जो यहाँ पे छोटा छोटा सर्कल बताया, उस सर्कल का डायमीटर ही तो बताएगा. सर्कल का डायमीटर निकल गया, और वही डायमीटर आप का ऑयलिक एसिड का डायमीटर हो गया. हालांकि ऑयलिक एसिड पूरा पूरा स्फेरिकल नहीं होगा, लेकिन अगर स्फेरिकल माना जाए तो उसका डायमीटर निकल गया, तो हम लोगों को साइज ऑफ ऑयलिक एसिड का एस्टिमेशन मिल गया. ठीक है, तो ये पूरा पूरा काम करते हैं, लेकिन उसमें और क्या गूढ़ चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार. मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो nv सेंटीमीटर क्यूब है. हो सकता है अगर एक ड्रॉप का आपको वॉल्यूम पता चल जाए, एक ड्रॉप का वॉल्यूम अगर v है तो n ड्रॉप्स का कितना हो जाएगा, n ड्रॉप का हो जाएगा nv, हो जाएगा कि नहीं. अच्छा, ये nv किसका है, nv सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. ठीक है, उसमें पूरा चीज ऑयलिक एसिड है क्या, नहीं. कितना ऑयलिक एसिड है, हर 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड है. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में कितना होगा ऑयलिक एसिड, 1/400. तो nv सॉल्यूशन में कितना होगा, nv सॉल्यूशन में हो जाएगा nv इंटू 1/400. इतना ऑयलिक एसिड होगा. ये बात क्लियर है, इतना ऑयलिक एसिड आ गया. तो ये हो गया अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, nv इंटू 1/400. सिंपल यूनिटरी मेथड हमने लगाया है. इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम जब निकल ही गया है, थिकनेस इंटू एरिया करेंगे, एरिया इंटू थिकनेस करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा. तो यहाँ से थिकनेस ये मिलके आ जाता है, और ये जब एस्टिमेट करते हैं तो कितना आता है, लगभग लगभग 10⁻³ के, सॉरी 10⁻⁹ मीटर के रेंज में आता है. ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो के थ्रू देख लेते हैं. इस वीडियो में एक गलती है, एक मिस्टेक है, वो जहां पर आएगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि क्या मिस्टेक है.
ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का फॉर्मेशन कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। शुरू में इस वीडियो में ये दिखाया कि भाई हम स्क्रू गेज की मदद से वायर का थिकनेस तो मेजर कर सकते हैं, पतला वायर का। मीटर स्केल की मदद से आप नहीं कर पाएंगे पतला पतला वायर का थिकनेस, लेकिन स्क्रू गेज की मदद से पतले वायर का थिकनेस तो मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर घुसो एटम्स के साइज का, एटम्स का साइज तो मेजर नहीं किया जा सकता है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं वो आपको दिखाया गया है यहाँ पर, एक एक करके देखिए। ठीक है, देखिए ये है C17H33COOH ऑयलिक एसिड। तो ऑयलिक एसिड का यहाँ पे सॉल्यूशन है अपने पास, प्योर ऑयलिक एसिड है। ठीक है ना, आई एम नैरेटिंग इट ना, इसको म्यूट करके रखा हुआ है। इसका जो डायमीटर है ऑफ द रेंज ऑफ 10⁻⁹ मीटर है। एंड देन वी हैव दिस, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो प्योर ऑयलिक एसिड है उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने निकाला, और 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल रखा, और उस दोनों का 1/20, देखो टोटल वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, वो 1/20 के कॉन्सेंट्रेशन का ऑयलिक एसिड सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर से उसी में से हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब और निकालेंगे, और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब को फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग मिक्स करेंगे, तो फिर से 1/20 टाइम्स और डाइल्यूट हो गया। तो टोटल डाइल्यूशन हो गया 1/20 इंटू 1/20, दैट इज 1/400 पर सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह का हमने बात ले लिया, इस बात में हमने क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, और इसके बाद ये एक ड्रॉप ऑफ हमने ये डाल दिया। ठीक है, अब ये ड्रॉप के बाद यहाँ पर यही पे थोड़ी गलती है कि इसमें आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर बचा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये पूरा सर्कल में से लाइकोपोडियम पाउडर पूरा हट जाता है, और यहाँ पे केवल किसका पूरा एरिया आ गया, वो पूरा एरिया केवल ऑयलिक एसिड का है। अब आपके मन में आएगा सर ऑयलिक एसिड के साथ अल्कोहल भी तो था, अल्कोहल कहाँ गया? तो देखिए ऑयलिक एसिड जो है वो एक्चुअली में नॉन सॉल्युबल होगा, किसमें, वाटर में। एक हिस्सा होगा उसका जो थोड़ा सा सॉल्युबल होगा बस, है ना, और बाकी जो होगा नॉन सॉल्युबल। लेकिन अल्कोहल जो है पूरा बढ़िया से सॉल्युबल होता है। तो कुछ अल्कोहल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में नीचे जाकर, और कुछ अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा। इसकी वजह से वहां पे जो प्रेजेंस है उस सर्कल में हम लोग मानेंगे कि केवल ऑयलिक एसिड का है। और उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ साइज जैसे मैंने बताया वैसे हम लोग कर लेंगे, है ना, साइज को डिटर्मिनेशन कर लेंगे, जो ये तो थिकनेस निकालने के लिए पहले ही बता चुके हैं। तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, और हमने लेंथ के एस्टिमेशन के दो मेथड्स देखे। क्या क्या देखा, एक लार्ज मेथड, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का या एस्टिमेट करने का जो पैरेलैक्स मेथड था, और दूसरा हमने बहुत स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने का रेंज वो देखा, मेथड देखा, जिसको ऑयलिक एसिड के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पढ़े जो कि मेजर कर सकते हैं डिस्टेंसेस को। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि टोटल रेंज ऑफ लेंथ क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। मतलब अभी तक पूरे साइंस में इतनी डिस्कवरी हुई है, कौन सा रेंज अभी तक हमको मिला है, मतलब सबसे छोटा लेंथ क्या मिला है और सबसे बड़ा लेंथ क्या मिला है। ठीक है, द साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी कम अक्रॉस इन यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज, बहुत वाइड रेंज है। क्या क्या है, तो जो सबसे छोटा न्यूक्लियस का साइज है, सब उससे छोटा कुछ भी अभी तक नहीं मिला। मतलब इलेक्ट्रॉन के साइज को अभी तक एस्टिमेट नहीं कर पाए, हो सकता है वो उससे भी छोटा हो, लेकिन जो हम लोग एस्टिमेट कर पाए हैं, है ना, और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसके साइज जो है वो और छोटे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आप लोग इसके बारे में सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्लास 12th में पढ़ाया जाए। लेकिन जो अभी तक एस्टिमेट कर पाए, वो सबसे छोटा डिस्टेंस जो एस्टिमेट कर पाए हैं वो है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो सबसे छोटा है। आपको मालूम है कि इसको डिस्कवर किया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, है ना। देखो लिख कुछ और रहे हैं, वो कुछ और जा रहा है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसी से हम लोग एस्टिमेट भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग न्यूक्लियस के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा क्या है, एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना यूनिवर्स को अभी तक हम देख पाए, जो हमको अर्थ से दिख सकता है, नेकेड आई से नहीं, विथ यूजिंग द बेस्ट ऑफ टेलीस्कोप्स अवेलेबल टू अस, वो है 10⁻26 26 मीटर।
ये सबसे बड़ा साइज है। तो काफी बड़ा रेंज है, आप देख सकते हैं 10 टू द पावर 40, 140 और 10 टू द पावर 41 का रेंज है। और इसकी वजह से हम लोगों को फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेंथ के यूनिट यूज करने पड़ते हैं। अब जैसे हर बार आप मीटर में नहीं मेजर कर सकते, यू कैन नॉट राइट इन मीटर। जब हम आप न्यूक्लियस के साइज को लिख रहे हैं, है ना, आपको लिखना पड़ेगा 0.0000000000000 10 12 13 जीरो के बाद 1 सेंटीमीटर या मीटर लिखना पड़ेगा ऐसा। तो ये लिखना कन्वीनियंट तो है नहीं, तो इसलिए छोटा यूनिट उसमें यूज करेंगे, जैसे फर्मी यूज करते हैं जिसको फेम्टोमीटर कहते हैं, वो है 10 टू द पावर -15 मीटर। एंगस्ट्रॉम की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, वेवलेंथ को मेजर करने में यूज किया जाता है ना, 10 टू द पावर -10 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल फिजिसिस्ट के लिए, और वो होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो बेसिकली क्या बताता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस हम मेजर करते हैं यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर लाइट ईयर के बारे में बहुत फेमस, लाइट ईयर तो सबके लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो वो लाइट ईयर जो है वो आपको मालूम है कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। वो डिस्टेंस है, वो टाइम का यूनिट नहीं है। तो वो कितना होता है, 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर, बहुत लार्ज डिस्टेंस हो गया, है ना। अच्छा, उससे भी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस एक और है, पारसेक। पारसेक क्या है, पारसेक इज द डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिएगा। डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट का जो एवरेज रेडियस है वो 1 आर्क सेकेंड एंगल बनाता है। अब इसको समझिए, है ना, इसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पीला सा दिख रहा है, जिसको हम कलर करके हम ब्लू बना दिए ना, फिर वापस उसको येलो करते हैं। ये एक्चुअली में छोटा सा जो दिख रहा है वो सन है, ठीक है। इसको थोड़ा लार्ज करके दिखाएं क्या, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। ये देखिए, इसमें ये जो येलो दिख रहा है वो एक्चुअली सन है, और जो ब्लू दिख रहा है वो क्या है, अर्थ है। तो सन से अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो किसी एक स्टार पे जितनी दूरी पे 1 आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड समझते हैं, रेडियन, उसके बाद मिनट था, मतलब डिग्री था, मिनट था और फिर सेकेंड था ना। इस सेकेंड वाला जो एंगल है, डबल डबल जो ऊपर क्लिक करते थे, वो उतना एंगल बनाए, उतना छोटा एंगल। तो ये 1 आर्क सेकेंड जब एंगल बनाएगा, 1 आर्क सेकेंड एंगल जब बनेगा जितनी दूरी पे जाके, उस दूरी को ही हम लोग कहेंगे पारसेक, ठीक है। जैसे आप सोचिए, ये हो गया एवरेज रेडियस बिटवीन सन एंड द अर्थ,